हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम कवर करेंगे जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। ठीक है, इससे पहले जितने भी एमसीक्यूज़ हमने किए थे, जो आपको पता होगा, इससे पहले भी इस टॉपिक पे वीडियोज़ आई हुई थी, बट वहाँ पे हमने आई थिंक 25 करके एमसीक्यूज़ किए हुए थे। उन्हीं एमसीक्यूज़ को यहाँ पे हम रिवाइज़ करेंगे, प्लस साथ में आपको समझाऊंगा भी मैं। बट यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे एमसीक्यूज़ एक साथ करें। ठीक है, एक मैराथन फॉर्मेट में हम इस वाले टॉपिक को कवर करें, सो दैट आपको एक ही वीडियो या फिर मैक्सिमम दो वीडियोस में ये जो टॉपिक है, ये वाला जो पोर्शन है, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, कोड रिलेटेड टर्म्स, कंप्रीहेंसिवली कवर हो जाए। चैनल पे नए हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने बाकी क्लासेस भी देखनी है, बाकी मॉक टेस्ट वगैरह भी देखने हैं, वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको बाकी क्लासेस एज वेल एज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और लाइव मॉक टेस्ट हमारे डेली होते हैं 10 बजे। आज शाम को भी हमारा लाइव मॉक टेस्ट रात को 10 बजे होगा, तो वो वाला आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। किस एग्जाम के लिए? तो वेस्टली फॉर जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से वीडियो को आप सभी जरूर लाइक कर दें। नाउ आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ अपील नहीं पूछा गया है, फिलहाल सिंपल पूछा है कि विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। हाईएस्ट कोर्ट इंडिया में कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट। तो बताओ कौन सा है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि आपको पता है इंडिया में कौन सी टाइप की जुडिशरी है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हायरार्की है। हायरार्की होता है सबसे ऊपर एक कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलो साथ साथ भी आंसर देना। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप अपना स्कोर काउंट कर सकते हो, एक तरीके से काउंट कर ही लो आप, और एंड पे बताना जितने भी हम एमसीक्यूज़ करें उसमें से आप बताना आपके सही कितने हुए और गलत कितने हुए। क्योंकि ये एमसीक्यूज़ हमने किए हुए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप सब यहाँ पे अच्छा स्कोर करोगे। विच आर द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशियल ब्रांच। इसमें से प्राइमरी फंक्शन जुडिशियल ब्रांच का क्या होता है? जुडिशरी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? लॉज को एनेक्ट करना, लॉज को एनफोर्स करना, लॉज को इंटरप्रेट करना, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको पता होगा लॉज को एनेक्ट कौन करता है? वो काम है लेजिस्लेचर का। ठीक है, पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है उसका काम होता है लॉज को एनेक्ट करना। एनफोर्स कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, और लॉज को इंटरप्रेट कौन करता है? वो काम है जुडिशरी का। ठीक है, क्या लॉज सही हैं या फिर गलत हैं? अगर सही हैं तो ठीक है, उनको पास कर दिया जाएगा। अगर गलत हैं, लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज जुडिशरी का काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द टर्म फॉर अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड अ केस। ठीक है, एक कोर्ट की अथॉरिटी इस एरिया में, भाई ये कोर्ट, इसकी कोर्ट की अथॉरिटी क्या है कि इस एरिया में ये कोर्ट को सुन सकती है और कोर्ट को डिसाइड कर सकती है। इस अथॉरिटी को हम क्या बोलते हैं? जुरिस्डिक्शन, आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन या फिर मीडिएशन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? पूरे इंडिया में, पूरी इंडिया की टेरिटरीज़ में, या फिर अगर बाद में कोई टेरिटरीज हम एक्वायर करें उन पे भी। एक स्टेट की जुरिस्डिक्शन सिर्फ इसकी स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही है। एक डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन जो भी उस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है उसके अंदर ही है। तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है, इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हु हैज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ। प्रूफ जो है वो किसको प्रूव करना पड़ता है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग? डिफेंडेंट के ऊपर, जज के ऊपर, जूरी के ऊपर या फिर प्रोसिक्यूटर के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट का पर्पज क्या होता है? टू कंडक्ट ओरिजिनल ट्रायल्स, to review decisions of lower courts, to enact laws, new laws, to enforce executive laws orders। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले एक लोअर कोर्ट के पास केस जाता है। ठीक है, वहाँ पे इसने जो भी डिसीजन दिया, अगर कोई पार्टी इससे खुश नहीं है तो वो अपील करेगी, बाई वे ऑफ अपील वो हायर कोर्ट जाएगी। ठीक है, तो हायर कोर्ट का काम क्या होता है? वो रिव्यू करता है डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज प्रेसिडेंट मीन इन लॉ। प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है लॉ में? अ फ्यूचर लीगल डॉक्यूमेंट, a type of legal document, a previously decided case that serves as a guide for future cases, या फिर a constitutional bill। तो प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? मतलब किसी कोर्ट ने पहले कोई डिसीजन दे दिया है किसी चीज़ पे। ठीक है, अब वही एक तरीके से क्या गाइड का रोल प्ले करेगा आने वाले केसेस में भी। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आप किसी भी कोर्ट का मान सकते हो। जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, इसने किसी केस में कोई डिसीजन दे दिया है, तो हो सकता है उत्तराखंड का हाई कोर्ट, हिमाचल का हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट, वो भी इसी चीज़ को मान के चलें कि हाँ भाई ये जो डिसीजन दिया है अब हम भी इसी को फॉलो करेंगे। तो ऐसा होता है हाई कोर्ट्स में। ठीक है, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है किसी केस में, वही केस अगर किसी हाई कोर्ट के पास आएगा तो जो हाई कोर्ट है वो इस बात को प्रेसिडेंट लेके चलेगा, वो भी ऐसे ही सेम डिसीजन देगा
इस केस में, ठीक है। करेक्ट आंसर रहेगा प्रीवियसली डिसाइडेड केस दैट सर्व्स एज अ गाइड फॉर फ्यूचर केसेस। व्हाट इज टॉर्ट लॉ? टॉर्ट लॉ का क्या मतलब होता है? लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज रिलेटेड टू क्रिमिनल ऑफेंसेस, लॉज दैट डील विद सिविल रॉन्ग एंड इंजरीज, लॉज गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड। तो टॉर्ट लॉ होता है ऐसे लॉज जो डील करते हैं सिविल रॉन्ग या फिर इंजरीज के साथ, उनको हम बोलते हैं टॉर्ट लॉ। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडाइटमेंट? इंडाइटमेंट क्या होता है? अ फाइनल जजमेंट या फिर अ फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, a legal defense, a plea bargain. So what is indictment? It is a formal charge or accusation of a serious crime. कि हाँ भाई ये जो फला बंदा है इसने क्राइम किया हुआ है, इसके अगेंस्ट अब फॉर्मल चार्ज लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंडाइटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज मीडिएशन? मीडिएशन क्या होता है? अ कोर्ट ट्रायल, अ प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हेल्प्स डिस्प्यूटिंग पार्टीज रीच अ रेजोल्यूशन, ठीक है। अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और नन ऑफ दिस। तो देखो मीडिएशन क्या होता है, ये जनरली आउट ऑफ कोर्ट ही होता है। मतलब ए और बी के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट या फिर ये खुद एक हायर करेंगे एक थर्ड पार्टी सी जो न्यूट्रल होगा, ये दोनों की बात सुनेगा और बताए और कोई जजमेंट दे देगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मीडिएशन कराना, ठीक है। प्रोसेस वेयर न्यूट्रल थर्ड पार्टी हेल्प्स डिस्प्यूटिंग पार्टी, भाई एक रेजोल्यूशन पे आप पहुंचो, उसको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। मतलब मान लो ए के पास बी के 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और बी बोल रहा है इसको 100 रुपीज़ मुझे वापस कर दे, बट ए बोल रहा है मैं 50 ही वापस करूँगा। अब सी बोलेगा चलो भाई ना तेरी 75 या फिर 80 कर दो, ठीक है, और आप एक रेजोल्यूशन पे पहुंच जाओ, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीडिएशन कराना। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और आई होप आपके सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अगर सारे आंसर्स आपके करेक्ट हो रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दो, इनकेस अगर आप भूल चुके हैं वीडियो को लाइक करना। व्हाट इज आर्बिट्रेशन? अ टाइप ऑफ जूरी सिलेक्शन, a process where a neutral third party makes a binding decision to resolve a dispute, a form of political debate, a type of legal appeal. अब देखो मान के चलो वो जो मीडिएटिंग पार्टीज़ हैं, वो जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ हैं, उनके बीच एक रेजोल्यूशन हो गया। अब उसके बाद जो बंदा है वो एक क्या बोलेगा? बाइंडिंग डिसीजन दे देगा। अब उनको मानना ही पड़ेगा वो वाला डिसीजन, अगर नहीं माना तो उनको चार्ज या फिर पेनलाइज किया जाएगा उस चीज़ के लिए। तो इट्स अ प्रोसेस वेयर न्यूट्रल थर्ड पार्टी मेक्स अ बाइंडिंग डिसीजन टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। व्हाट इज मिसडेमेनर? मिसडेमेनर का क्या मतलब होता है? अ सीरियस फेलनी, अ माइनर रॉन्ग डूइंग, एन इंटरनेशनल लॉ, या फिर अ टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। सो मिसडेमेनर क्या होता है? मिसडेमेनर होता है कोई छोटी सी आपने गलती कर दी, मतलब मान लो किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, या फिर वैसे ऐसा काम करना नहीं है। अब ये मत सोचना कि हाँ भाई ये छोटी सी गलती है तो मैं आज किसी को थप्पड़ मार दूंगा। 10-20 रुपये चोरी कर लिए, ऐसा कोई छोटा मोटा काम कर दिया जिसको हम किसी को गाली दे दी, ठीक है। वैसे बहुत बुरी बात है किसी को गाली देना, मतलब इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? लॉ की टर्म में इनको हम बोलते हैं मिसडेमेनर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज फेलनी? फेलनी क्या होता है? अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल यहाँ पे क्रिमिनल होगा, ठीक है। आई होप आपको क्रिमिनल की स्पेलिंग पता है, यहाँ पे आर के बाद आई लगेगा। अ माइनर सिविल डिस्प्यूट, अ टाइप ऑफ ट्रैफिक वायलेशन, अ माइनर रॉन्ग डूइंग। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फेलनी होता है अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। जैसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया, किसी को चाकू मार दिया, चलो उसका मर्डर तो नहीं हुआ बट उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने चलो बाकी और जितने भी सीरियस क्राइम्स हैं वो सारे आपने कर लिए, बहुत बड़ी चोरी कर ली आपने, डकैती कर ली, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे? ये आएंगे फेलनी में, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। सीधे सीधे आप अगर बोलें तो मिसडेमेनर का अपोजिट है फेलनी। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज इंजेक्शन? इंजेक्शन क्या होता है? अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी, अ फॉर्म ऑफ लीगल डिफेंस, अ माइनर सिविल डिस्प्यूट, या फिर अ कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन आर पार्टी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सो इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन होता है किसी पार्टी या फिर पर्सन को बोलना कि हाँ भाई या तो तुम ये चीज़ करो या फिर नहीं करो। मतलब मान के चलो एक तरीके की रिट भी एक तरीके की इसी तरीके की होती है, बट यहाँ पे ये डिफरेंट तरीके से है। मतलब मान लो कोई पार्टी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो ऐसी जगह पे कोई घर या फिर कोई फैक्ट्री बना रहा है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस चीज़ से अफेक्ट होंगे कि वहाँ पे पोल्यूशन होगा, वो जो उसकी जो भी वहाँ पे वेस्ट निकलेगा वो कहाँ किसी रिवर पे जाएगा, कोई रिवर पोल्यूट होगा, ठीक है। और कोर्ट का ऑर्डर आता है कि भाई तू इस जगह पे फैक्ट्री नहीं बनाएगा, ठीक है। इट्स अ कोर्ट ऑर्डर कि भाई ये चीज़ तू यहाँ पे नहीं करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंजेक्शन। ये या तो बोलेगा कोई चीज़ करो या फिर कोई चीज़ करने को नहीं बोलेगा, दोनों चीज़ें बोलेगा, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज लिटिगेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, the process of drafting legislation, the process of investigating cases, the process of negotiation. So litigation क्या होता है? The process of taking legal action। और आई होप आपने भी ऑप्शन फर्स्ट मार्क किया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ वर्डिक्ट? मैं थोड़ा फास्ट ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, अगर आपको लगता है आपको समझने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, चलो मैं 1-2 मिनट सेकंड का टाइम दे दूंगा, बट आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ा सा जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो ना, वीडियो को पॉज करके पहले आंसर लगा लो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है। व्हाट इज़ अ वर्डिक्ट? एक वर्डिक्ट क्या होता है? अ लीगल आर्ग्यूमेंट, अ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, द डिसीजन ऑफ अ जूरी और अ जज इन अ ट्रायल, या फिर
अ टाइप ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। तो वर्डिक्ट क्या होता है? वर्डिक्ट होता है जो भी डिसीजन जूरी या फिर जज ने दे दिया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्डिक्ट। अब क्या वर्डिक्ट बाइंडिंग होता है? तो यस, वर्डिक्ट बाइंडिंग होता है, ठीक है। जो भी पार्टीज़ हैं उनको फिर इसको फॉलो करना पड़ता है। अगर क्रिमिनल केसेस में है, मतलब इसको 5 साल के लिए जेल डाल दो, 7 साल के लिए जेल डाल दो, वो होगा। अगर मतलब मान लो एक पर्सन को पैसे, मतलब फाइनेंशियल वो करना है, हेल्प करनी है, मतलब फाइनेंशियली देना है उसको, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको हम एक तरीके से, आई थिंक वो अभी मुझे टर्म दिमाग से निकल के आगे वो टर्म है, मतलब ए ने बी को 20,000 देना है, 50,000 देना है, इसको अब देना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं भाई मैं इतना नहीं दूंगा, मैं इससे थोड़ा कम दूंगा, नहीं भाई, कोर्ट वर्डिक्ट है तो ये करेगा, तो अब ये करेगा, वरना इसको फिर इस चीज़ के लिए पेनलाइज किया जाएगा। व्हाट इज़ बेल? बेल क्या, या फिर इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। फिर व्हाट इज़ बेल? बेल क्या है? अ फॉर्म ऑफ लीगल पनिशमेंट, मनी और प्रॉपर्टी गिवन टू अ कोर्ट टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ डिफेंडेंट पेंडिंग ट्रायल, ठीक है, या फिर अ टाइप ऑफ लीगल फी, नन ऑफ दिस। देखो ये टेम्परेरी रिलीज होती है फ्रॉम, मतलब फ्रॉम ट्रायल, ठीक है, टेम्परेरी रिलीज होती है किसी भी इंसान की। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? वहाँ पे आपको मनी या फिर प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद आप रिलीज कर सकते हो। अभी जिसकी ट्रायल नहीं चल रही है, ऐसे ही इंसान की बेल हो सकती है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, व्हाट आर डैमेजेस इन सिविल केस? डैमेजेस का क्या मतलब होता है सिविल केसेस में? डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल पेनल्टीज, मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्डेड टू अ पार्टी फॉर लॉस और इंजुरी, या फिर नन ऑफ दीज। सो डैमेजेस का क्या मतलब होता है? डैमेजेस का मतलब होता है मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्डेड टू अ पार्टी फॉर लॉस और इंजुरी, ठीक है। अगर आपने किसी पार्टी का कोई लॉस किया है, ठीक है, जितना भी लॉस किया है आपको उसके लिए पैसा भरना पड़ेगा। या फिर अगर आपने इंजरी की है, अब इंजरी करके बंदा हॉस्पिटल तो जाएगा ही ओबियसली, वहाँ पे उसका खर्चा आएगा, बट वो सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहाँ पे डैमेजेस भरनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे उस, मतलब जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट वहाँ पे आप दोगे उसको क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे डैमेजेस। व्हाट इज़ अपील? अपील का क्या मतलब होता है? टाइप ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अ रिक्वेस्ट फॉर हायर कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन, या फिर ऑफ अ लोअर कोर्ट, या फिर अ फॉर्म ऑफ लीगल डिफेंस। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वहाँ पे आप मुझे बताओ एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। अगर हम बात करें, इट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर हायर कोर्ट टू रिव्यू आर लोअर कोर्ट्स डिसीजन। नेक्स्ट है द एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही नेक्स्ट वाला ही क्वेश्चन आ गया। चलो यहाँ पे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 131, आर्टिकल 132 टू 134, आर्टिकल 143, या फिर आर्टिकल 32। देखो सारे के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, एक आर्टिकल में आपको बताऊंगा, सारे पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। आर्टिकल 131 में क्या है? आर्टिकल 131 में है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। जनरली ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की कौन से केसेस में होती है? तो जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं फेडरल केसेस होते हैं ना, जहाँ पे स्टेट और सेंटर इन्वॉल्व होते हैं डिस्प्यूट्स में, जनरली वो वाले केसेस जाते हैं। मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो इन केसेस के लिए, ठीक है। इसमें आता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। उसके बाद आता है आर्टिकल 132, 133, 144 में अपेलेट जुरिसडिक्शन। मतलब आप इन केसेस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, आप ओनली बाई वे ऑफ अपील जा सकते हो। मतलब पहले आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का डिसीजन आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, आप फिर उसके बदले आप कहाँ जा सकते हो? आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। अब आर्टिकल 132 जनरली एपेलेट जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 133 एपेलेट जुरिसडिक्शन इन सिविल केसेस, आर्टिकल 134 एपेलेट जुरिसडिक्शन इन क्रिमिनल केसेस। इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 143 किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है वो एक तरीके से जो ये प्रेसिडेंट को बताता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ठीक है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 32 आपको पता है रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कितने तरीके के रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट? फटाफट से कमेंट सेक्शन में फिर से बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है, कितने टाइप की रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? 3, 4, 5 या फिर 6? और कौन कौन सी, उनके नाम भी बताओ। चलो, वट इज जुरिस्प्रूडेंस? जुरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब होता है? द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन कोर्ट, द प्रोसेस ऑफ जूरी सिलेक्शन, द थ्योरी ऑफ और फिलोसफी ऑफ लॉ, द ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे और होगा, ठीक है। सो जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जुरिस्प्रूडेंस का करेक्ट आंसर रहेगा द थ्योरी और प्रोसेस और फिलोसफी ऑफ लॉ। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वकालतनामा। वकालतनामा क्या होता है? अ लीगल रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट गिव्स एन एडवोकेट द पावर टू रिप्रेजेंट अ क्लाइंट इन अ कोर्ट प्रोसीडिंग या फिर लीगल प्रोसीडिंग। इसको हम मेमो ऑफ अपीयरेंस भी बोलते हैं या फिर वकालत पत्र भी बोलते हैं। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, बताओ भाई मेमोरी ऑफ अपीयरेंस किसे बोलते हैं? तो वो किसको बोलते हैं? हम वकालतनामा को बोलते हैं। प्लेंटिफ कौन होता है? तो जो चार्जेस लगाता है किसी के अगेंस्ट, अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ लीगल एक्शन
अगेंस्ट समवन इन अ कोर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, ठीक है। चार्जशीट क्या होता है, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एक्यूजेस समवन ऑफ चार्ज एंड इज सबमिटेड टू द कोर्ट बाय पुलिस, ठीक है। चार्जशीट कौन कोर्ट में सबमिट करता है, आंसर रहेगा पुलिस। ऑप्शन मतलब ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, बस आपने याद रखना है। एफआईआर क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप ये चीज़ खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी आपने खुद ही पढ़नी है। और समन, समन क्या होता है, अ लीगल नोटिस इशूड बाय अ कोर्ट टू अ पार्टी विटनेस आर एक्यूज, देखो सबको इशू करेगा, पार्टी को भी करेगा, मतलब ए ने बी के अगेंस्ट कोई पार्टी, मतलब ए ने बी के अगेंस्ट कोई चार्ज लगाया है तो बी यहाँ पे एक पार्टी हो गई, ए भी पार्टी हो गई, इनके अगेंस्ट भी आ सकता है, किसी विटनेस के अगेंस्ट आ सकता है, किसी एक्यूज के अगेंस्ट कोर्ट इशू ऑर्डर कर सकता है कि फटाफट से भाई आप इस डेट पे इस टाइम पे कोर्ट पहुंच जाना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम समन बोलते हैं। यूज्ड इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस टू इन्फॉर्म इंडिविजुअल्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट टू अपीयर इन द कोर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, विच कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू हियर अ केस फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किसी कोर्ट में जब केस जाता है, उस अथॉरिटी को हम क्या बोलते हैं, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, या फिर उस कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, उस कोर्ट को हम बोलते हैं ट्रायल कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ट्रायल कोर्ट वो वाला कोर्ट है, ये कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है, ये इनमें से ही कोई कोर्ट है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही कोई कोर्ट है, हाई कोर्ट में ही कोई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो फिर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ही उसकी आ गई। अब अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे केस जा रहा है, इसको हम ट्रायल कोर्ट बोलेंगे। अब अगर यहाँ से केस हाई कोर्ट में कोई केस जा रहा है तो यहाँ पे हम हाई कोर्ट को ही ट्रायल कोर्ट बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जा रहा है तो उसको फिर हम सुप्रीम कोर्ट को ही हम ट्रायल कोर्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर अब हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में वो गया बाय वे ऑफ अपील, अब इसको हम बोलेंगे एपेलेट कोर्ट, इसको हम बोलेंगे ट्रायल कोर्ट, ठीक है। अब अगर ये अगर ट्रायल कोर्ट के केस मतलब तौर पे काम कर रहा है, फर्स्ट टाइम केस यहीं पे आया है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे चला गया केस, अब इसको हम बोलेंगे ट्रायल कोर्ट, इसको हम बोलेंगे एपेलेट कोर्ट, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। व्हाट इज सबपीना, सबपीना क्या होता है, अ लीगल आर्ग्यूमेंट, अ कोर्ट ऑर्डर टू अपीयर इन अ कोर्ट, अ फॉर्म ऑफ लीगल अपील, या फिर अ टाइप ऑफ वर्डिक्ट। सो सबपीना क्या होता है, इट इज़ अ कोर्ट ऑर्डर कि भाई आपको कोर्ट में अपीयर होना है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सबपीना। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द जियोग्राफिकल एरिया ओवर विच द कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी, एक टोटल जियोग्राफिकल एरिया जिसके ऊपर कोर्ट की अथॉरिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ पे हमारे आइलैंड्स भी हैं, ठीक है, ये हमारे आइलैंड्स भी हैं बहुत सारे, तो इस टोटल के ऊपर किसकी जुरिसडिक्शन है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं कि आपकी अथॉरिटी इस पूरे एरिया के ऊपर है, ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जुरिसडिक्शन, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। और यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है बट ऑप्शन फर्स्ट नहीं रहेगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। वेन्यू ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई केस को सुना जाता है, यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, उस जगह को हम बोलते हैं वेन्यू। आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सेकंड, इसको मैं एडिट कर दूंगा। द पर्सन अगेंस्ट हुम अ क्रिमिनल लॉ सूट इज फिल्ड इज नोन एज, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ सूट फिल होता है, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, एक्यूज या फिर सस्पेक्ट। तो देखो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एक्यूज। जनरली हम डिफेंडेंट और एक्यूज को एक साथ यूज़ करते हैं, बट डिफेंडेंट हम तब लगाते हैं जब कोई सिविल लॉसूट जिसके अगेंस्ट फिल होता है, जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉसूट फिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एक्यूज बोलते हैं, ठीक है। जनरली उसको एक्यूज बोलते हैं, मतलब इन स्पेसिफिक टर्म्स, बट जनरली हम दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्लेंटिफ कौन होता है, प्लेंटिफ ऐसा बंदा होता है जो लॉसूट फिल करता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है। जो लॉसूट फिल करेगा उसको हम बोलेंगे प्लेंटिफ, जिसके अगेंस्ट होगा, अगर सिविल केसेस में होगा तो उसको हम बोलेंगे डिफेंडेंट, क्रिमिनल केसेस में होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्यूज्ड। अ पर्सन हु हैज़ बीन एप्रीहेंडेड बट नॉट येट बीन चार्ज विद अ क्राइम इज नोन एज, मतलब एप्रीहेंडेड है, मतलब सस्पिशियस है वो, ठीक है। हमें पता है कि शायद इसने किया हुआ है ये गलती या फिर ये क्राइम इसने किया हुआ है, बट अभी हमें ठोस सबूत उस इंसान के अगेंस्ट नहीं मिले हैं, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, एक्यूज्ड, सस्पेक्ट, रेस्पोंडेंट या फिर पैनल। तो बताओ फटाफट से, इंग्लिश आपकी इतनी सी तो बेसिक होगी और आपने सही आंसर मार्क भी किया होगा। एक्सीलेंट अगर आपने ऑप्शन सेकंड मार्क किया, बहुत बढ़िया, यही करेक्ट आंसर है। व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 26 मार्च 1928, 16 मई 1932, 12 जनवरी 1929, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा 26 मार्च 1929, ठीक है। वैसे ये वाला आंसर तो है नहीं, इसको छोड़ दो। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 मार्च 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस नॉट चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, कंवर सेन, बिरजू दलाल, अब्दुल कयूम या फिर रजपाल सिंह। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सही आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा कंवर सेन वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, क्योंकि अब एंड लद्दाख भी आएगा साथ में। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस जी रोहिणी। सो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट वाज जस्टिस गीता मित्तल।
नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। देखो मैंने शायद आपको ऊपर सुप्रीम कोर्ट का नहीं बताया, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या फिर हाई कोर्ट के जजेस हों, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, तो इसका भी आंसर करेक्ट रहेगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करें ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है हाई कोर्ट के जजेस को, आंसर रहेगा गवर्नर। रेजिग्नेशन किसको देंगे हाई कोर्ट के जज, आंसर रहेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। ओथ का काम गवर्नर का है, बाकी अपॉइंटमेंट एज वेल एज रेजिग्नेशन ये किसका काम है, ये काम है प्रेसिडेंट का, ठीक है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का या फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं है, ना ही अपॉइंट करने में, ना ही रेजिग्नेशन में, ना ही अगर रिमूव करना है तो वो भी पार्लियामेंट ही करेगा, चाहे हाई कोर्ट के जज हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हों। नेक्स्ट है यहाँ पे करंटली द कोलिजियम सिस्टम कंटेन्स, कोलिजियम सिस्टम में कौन कौन होता है, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके अलावा टू सीनियर मोस्ट जजेस, 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कोलिजियम सिस्टम में कितने होते हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, टोटल कितने होते हैं, टोटल 5 जजेस होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस दोनों का पूछा गया है। सो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 124, और हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 270 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124, हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोनों, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर मत लगाना हाई कोर्ट जजेस में, गवर्नर मत लगाना, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या फिर हाई कोर्ट के जजेस हों, अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, एज वेल एज रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा। सिर्फ मतलब वो इतना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वहाँ पे ओथ एडमिनिस्टर कौन करेगा, वहाँ पे प्रेसिडेंट ही ओथ को एडमिनिस्टर करेगा, या फिर कोई एक पर्सन जिसको वो अपॉइंट करे प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के केस में एडमिनिस्टर या तो गवर्नर करेगा ओथ, या फिर कोई एक पर्सन जिसको गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। और बात अगर हम करें रिमूवल की, रिमूवल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही इनिशिएट होगा, वो हाई कोर्ट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में इनिशिएट नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज की टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, अनटिल ही शी अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स, अनटिल ही शी अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स, until he she attains the age of 65 years, या फिर until he she attains the age of 70 years। तो देखो करेक्ट आंसर रहेगा या तो 5 साल, या तो 5 साल, या तो 65 ईयर्स। आई थिंक 5 साल नहीं है यहाँ पे, सॉरी, until he she attains the age of 62 ईयर्स, ठीक है। जैसे ही वो 62 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे रिटायर हो जाएगा। तो हाई कोर्ट जज की जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना है, 62 ईयर्स। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जज का टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, वो है 65 ईयर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग विटनेस अंडर ओथ बिफोर अ ट्रायल इज नोन एज। एक प्रोसेस है जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो विटनेस को अंडर ओथ बिफोर अ ट्रायल। वो होता है ना, मैं शपथ लेता हूँ सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट, डिपोजिशन, इंटेरोगेशन या फिर एडजुडिकेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है द फाइनल जजमेंट ऑफ अ कोर्ट इन अ लीगल केस इज कॉल्ड। फाइनल जजमेंट किसी भी कोर्ट का एक लीगल केस में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्ली, अ वर्डिक्ट, अ जजमेंट या फिर अ सेंटेंस, तो उसको हम बोलते हैं अ जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्ली बार्गेन, अ लायर क्लोजिंग स्टेटमेंट, अ लायर्स क्लोजिंग स्टेटमेंट, एन एग्रीमेंट बिटवीन अ प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंडेंट, जजमेंट, जजेस फाइनल रूलिंग या फिर अ विटनेस टेस्टिमनी। तो करेक्ट आंसर रहेगा प्ली बार्गेन क्या होता है, एन एग्रीमेंट बिटवीन अ प्रोसिक्यूटर एंड अ डिफेंडेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्ली बार्गेन। वैसे ये वाला हमने 2-3 बार पढ़ भी लिया अभी अब से पहले, बट स्टिल चलो रिवाइज करना है यहाँ पे, तो रिवाइज अच्छे से ही करना है। इसमें से प्ली बार्गेन की टाइप कौन सी नहीं है, सेंटेंस बार्गेन, फैक्ट बार्गेन, चार्ज बार्गेन या फिर सिविल बार्गेन। देखो सेंटेंस बार्गेन, फैक्ट बार्गेन और चार्ज बार्गेन, दीज आर टाइप ऑफ प्ली बार्गेन, बट अगर हम बात करें सिविल बार्गेन, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्ली बार्गेन। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल दैट अ पर्सन के नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम इज कॉल्ड। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डबल जोपर्टी या फिर हेबियस कॉर्पस। तो बताओ करेक्ट आंसर। एक प्रिंसिपल मतलब एक इंसान को आप एक ही क्राइम के लिए 2 बार चार्ज नहीं कर सकते हो। मतलब मान के चलो कोई इंसान है, ठीक है, इसने मान लो 20,000 की चोरी की हुई है या फिर 2 लाख की चोरी की हुई है, ठीक है। अब इसको कोर्ट ने एक तो पेनल्टी दे दी 50,000 पेनल्टी प्लस 2 साल के लिए जेल। अब ये बेचारा 2 साल के बाद बाहर आया, इसको फिर से पकड़ा कि हाँ भाई तूने उस दिन 2 लाख की चोरी की थी, फिर से जेल चल। ऐसा नहीं होगा, इसको एक ही बार पेनलाइज किया जाएगा, एक गलती के लिए एक ही बार पेनलाइज इसको किया जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल जोपर्टी, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 1 पर्सन कैन बी ट्वाइस मतलब पेनलाइज ओनली वंस फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम, जो भी उसने क्राइम किया हुआ है। ही कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट डज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन। एक्स पोस्ट फैक्टो का क्या मतलब होता है, आफ्टर द फैक्ट
बिफोर द फैक्ट, ड्यूरिंग द फैक्ट या फिर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। सो यहाँ पे आंसर रहेगा आफ्टर द फैक्ट। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब होता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। मतलब मान के चलो आपने कोई क्राइम आज किया है, आज की डेट है 10 मार्च, ठीक है, आज की डेट है 10 मार्च, और क्राइम आपका है कि आज आपने 6 या 8 घंटे नहीं पढ़ा है, मतलब मान लो ये क्राइम है आज, ठीक है। बट आज ये कोई क्राइम नहीं है, क्या ऐसा कोई लॉ है कि आज आपने 6 या 8 घंटे नहीं पढ़ा है ये कोई क्राइम है, क्योंकि आपका 16th को पेपर है, आपने नहीं पढ़ा है तो ये क्राइम है? ऐसा कोई लॉ नहीं है, आपने आज 4 ही घंटे पढ़ा। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और मान के चलो 16th को ऐसा लॉ बनता है कि जिस भी इंसान ने 6 या 8 घंटे से कम पढ़ा होगा उसको पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है। उसको हम सज़ा देंगे कि आपने इतने घंटे से कम क्यों पढ़ा, तो आपने तो 10th को पढ़ा था, इस टाइम पे कोई लॉ नहीं था ऐसा, ठीक है। और अगर आपको अब इस चीज़ के लिए चार्ज किया जाए तो इस चीज़ के लिए आपको चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। बट ये जनरली कौन से केसेस में होता है, ये जनरली क्रिमिनल केसेस में होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली डेट से कोई भी लॉ नहीं लगेगा क्रिमिनल केसेस में। हाँ, टैक्स केसेस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आपने टैक्स 2000 साल से नहीं भरा है, मतलब 2-3 साल से नहीं भरा है, बट उस टाइम पे ऐसी कोई वो नहीं थी। अगर आज कोई ऐसा लॉ बनता है कि आपने 2 साल से टैक्स भरना है, फिर आपको भरना पड़ेगा, टैक्स वगैरह लॉज में ऐसा होता है। बट क्रिमिनल केसेस में आप पे रेट्रोस्पेक्टिव चार्जेस नहीं लगेंगे। इसी को हम बोलते हैं आफ्टर द फैक्ट। नेक्स्ट है वो लॉ दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री लॉ, गवर्नमेंट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर टॉर्ट लॉ। तो दैट डिफाइंस स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इंडियन गवर्नमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि इट हैज़ लिमिट्स, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लिमिटेड गवर्नमेंट। ये कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है, ठीक है। जितना लॉ ने इसको पावर दी है उतना ही वो इम्प्लीमेंट कर सकती है अपनी पावर। लॉज दैट गवर्न्स द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इज कॉल्ड, ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, गवर्नमेंट लॉ या फिर करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज एन एफिडेविट? अ वर्बल एग्रीमेंट, अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, अ लीगल डिबेट, अ कोर्ट समन। सो एफिडेविट क्या होता है? इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, ठीक है। अब ये क्यों लिख के देते हैं ऐसा? मतलब मान लो आप किसी इंसान को परेशान कर रहे हो, ठीक है। आजकल काफ़ी सारे, जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, कोई फीमेल स्टूडेंट है, 10th क्लास की, 11th क्लास की, 12th क्लास की, कोई भी, वो रोज़ एक स्ट्रीट से जाती है स्कूल, ठीक। अब यहाँ पे कुछ 2-3 लड़के हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको परेशान करते हैं, ठीक है। मतलब परेशान करना, सीटी मारना, शायद वो आपस में ही मारते होंगे सीटी, ठीक है। मतलब मान लो ए बी को सीटी मार रहा है या फिर ए बी को कुछ बोल रहा है, बट इनडायरेक्टली वो इस लड़की को बोल रहे हैं, ठीक है। और इस लड़की ने आप पुलिस में कंप्लेंट कर दी, फिलहाल तो इनको चार्ज किया जाएगा। बट मान लो अगर ये ऐसे हैं, मतलब अंडर एज हैं, तो क्या किया जाएगा, इनसे लिख के लिया जाएगा कि भाई आज के बाद ये लड़की आपके सामने से जब भी गुजरेगी, आप ना ही सीटी बजाओगे ना ही वर्ड्स कोई बोलोगे, ठीक है। इनसे लिख के लिया जाएगा और वहाँ पे बाय अंडर ओथ भी लिया जाएगा। अब मान लो अगर इन्होंने फिर से वही गलती की तो इनको फिर सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। ये एक मतलब एक आपको मैं समझाने की वो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब इस तरीके से कुछ भी चीज़ें आप एफिडेविट में लिख के दे सकते हो, ठीक है। मतलब वो फिर आपको, अगर आपने वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं की, आपको फिर उसके लिए सू किया जा सकता है इन कोर्ट, ठीक है। उस चीज़ के लिए फिर आपको सू किया जा सकता है। बस ये चीज़ आपने समझनी है। व्हाट इज़ वॉइड डायर? वॉइड डायर का क्या मतलब होता है? अ जजेस रूलिंग, जूरी सिलेक्शन, विटनेस टेस्टिमनी या फिर लीगल रिसर्च। तो वॉइड डायर होता है जूरी की सिलेक्शन, उसको हम बोलते हैं वॉइड डायर। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मोशन? मोशन क्या होता है? लीगल आर्ग्यूमेंट, अ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, अ रिटन लॉ या फिर अ फाइनल वर्डिक्ट। सो मोशन इज अ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट इज नोन एज मोशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अमिकस क्यूरी? ठीक है, यहाँ पे क्यूरी होगा। अ कोर्ट क्लर्क, अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट या फिर अ जूरी फोरमैन या फिर अ डिफेंस अटॉर्नी। सो अमिकस क्यूरी क्या होता है? ही इज़ या फिर शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अमिकस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द संक्शन स्ट्रेंथ ऑफ डैश जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब टोटल जजेस कितने हैं इंडिया में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 31, 33, 34 या फिर 35। तो करेक्ट आंसर रहेगा टोटल 34 जजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सुप्रीम कोर्ट? कौन सा आर्टिकल डील करता है विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 76 से लेके आर्टिकल 121, आर्टिकल 124 टू 147, आर्टिकल 214 से 231 या फिर आर्टिकल 323। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कौन से आर्टिकल डील करते हैं विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147। अगर हम बात करें हाई कोर्ट के साथ कौन से आर्टिकल डील करते हैं, तो आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 5। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 6।
नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज़ द डिस्कवरी इन लीगल प्रोसीडिंग्स। डिस्कवरी का क्या मतलब होता है? द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ अ ट्रायल, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज बिफोर अ ट्रायल, या फिर द सेंटेंसिंग फेज ऑफ अ ट्रायल, द इनिशियल फिलिंग ऑफ अ लॉ सूट। सो डिस्कवरी क्या होता है? डिस्कवरी का करेक्ट आंसर आएगा इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज बिफोर अ ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट इज ह्यूसे एविडेंस। ह्यूसे एविडेंस क्या होता है? इट इज़ अ कोर्ट ऑफ स्टेट स्टेटमेंट ऑफर टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ द मैटर एसेटेड। ठीक है, जैसे कि आप में से किसी ने परसों बोला था सुनी सुनाई। ठीक है, कोर्ट के बाहर कोई आपने स्टेटमेंट सुना कि हाँ भाई ये जो बंदा है इसने ये गलती की थी, नहीं की थी, उसको हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट ऑफर टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ अ मैटर एसेटेड। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। और आई होप आपका अभी तक स्कोर, क्योंकि हमने 53 क्वेश्चंस किए हैं, इसके साथ ही हमारे 54 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आई होप कहीं ना कहीं आपका स्कोर अभी 48 प्लस है मिनिमम। ठीक है, अगर आपका 53 54 है तो बहुत अच्छी बात है, बट 48 प्लस तो आपका मिनिमम यहाँ पे होना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है? टू प्रेजाइड ओवर द सुप्रीम कोर्ट, टू सर्व एज द गवर्नमेंट्स लीगल चीफ लीगल एडवाइजर, टू मैनेज द पुलिस फोर्स, या फिर टू ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। करेक्ट आंसर रहेगा टू सर्व एज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर इन सर्टेन केसेस। कौन से आर्टिकल में आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट से आंसर दे दो। आर्टिकल 76, आर्टिकल 78, आर्टिकल 148, या फिर आर्टिकल 102। चलो फटाफट से आंसर बताओ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या होता है? रिटन लीगल आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस गिवन बाय विटनेस अंडर ओथ, फिजिकल एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट, या फिर लीगल प्रेसिडेंट्स। सो टेस्टिमनी क्या होता है? एविडेंस गिवन बाय विटनेस अंडर ओथ। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं शपथ लेता हूँ, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेस्टिमनी। व्हाट डज रेस जुडिकेटा मीन। रेस जुडिकेटा का क्या मतलब होता है? अ मैटर ऑलरेडी जज्ड, अ लीगल आर्ग्यूमेंट, a court order, a type of witness. So the correct answer is a matter already judged is known as res judicata. What does perjury mean? perjury का क्या मतलब होता है? filing a legal document, presenting physical evidence, giving false testimony under oath, या फिर a court order। मतलब आपने एक तो बोला कि मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा, बट उसके बाद भी आपने झूठ बोला, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परजुरी, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चलता ही है, जैसे आपने देखा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? अ लीगल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड इन कोर्ट, अ टाइप ऑफ विटनेस टेस्टिमनी, अ फॉर्म ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, या फिर डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स द कोर्ट, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो ऑप्शन फोर्थ आप सबने मार्क किया है, तो हम भी इसको ही सही मानते हैं, और है ये सही, मानना सही नहीं है, क्योंकि सही है इसीलिए हम इसको सही मान रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी गलत आंसर को सही मान लोगे तो टिक कर दोगे, हम उसको सही माने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो। What is extradition? The process of appealing in a court decision, the surrender of a person from one jurisdiction to another for prosecution or punishment, the process of mediating a dispute, the process of jury deliberation। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, एक बार फिर से समझाता हूँ। मतलब मान लो ये जम्मू एंड कश्मीर में कोई किसी बंदे ने कोई क्राइम कर लिया, ठीक है, कोई क्राइम कर लिया। अब इसके ऊपर किसकी अथॉरिटी है? इसके ऊपर किसकी अथॉरिटी है? इसके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की ही अथॉरिटी है। बट ये बंदा भाग गया, मतलब मान लो बिहार, ठीक है, ये चला गया बिहार। अब मतलब हमें पता चल गया कि ये बिहार चला गया, तो यहाँ पे एक लीगल नोटिस चली जाएगी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से बिहार हाई कोर्ट कि ये जो बंदा आपके वहाँ पे है उसको यहाँ पे भेज दो, सो दैट हम इसको प्रोसिक्यूट कर सकें या फिर पनिश कर सकें जो भी इसने क्राइम किया हुआ है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, ये बिटवीन हाई कोर्ट्स भी हो सकता है, बिटवीन इंटरनेशनल कोर्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बिटवीन सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कंटिन्यूसली जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड है, वहाँ के हाई कोर्ट को बोलता रहता है। जैसे भी यहाँ से लीगल वो बंदे भागे हुए हैं, मेहुल चोकसी हो गया, और जितने भी हैं ये फाइनेंशियल वो बंदे जिन्हें यहाँ पे बड़े बड़े फ्रॉड्स किए हुए हैं, कि इनको एक्स्ट्राडाइट कर लो, बट वहाँ के वो हाई कोर्ट्स वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट्स नहीं, सुप्रीम कोर्ट वहाँ के नहीं करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेट। प्रोबेट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अ लॉसूट, द प्रोसेस ऑफ जूरी डेलिब्रेशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या फिर द ऑफिशियल प्रूविंग ऑफ अ विल। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द ऑफिशियल प्रूविंग ऑफ अ विल इज नोन एज प्रोबेट। ठीक है, जो भी विल उसने लिखी होगी, एक बार उस बंदे की डेथ होगी उसके बाद फिर उस विल को चेंज नहीं किया जा सकता। जिसके लिए भी उसने विल लिखी हुई है, जो भी उसने विल लिखी हुई है, फिर उसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है, और व्हाट इज समरी जजमेंट। समरी जजमेंट क्या होता है? अ ट्रायल बाय जूरी, अ टाइप ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अ जजमेंट एंटर्ड बाय अ कोर्ट विदाउट अ फुल ट्रायल, या फिर अ टाइप ऑफ विटनेस टेस्टिमनी। ये ऐसी जजमेंट होती है जनरली जहाँ पे जज या फिर जूरी को पता है कि भाई यहाँ पे ए पार्टी ही जीतने वाली है। ठीक है,
बी पार्टी यहाँ पे नहीं जीतने वाली है, तो उस केस में फिर फुल ट्रायल के बिना ही जजमेंट दे दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम समरी जजमेंट। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट डज द टर्म सेशन कोर्ट रेफर टू इन इंडिया? सेशन कोर्ट का क्या मतलब होता है इंडिया में? अ कोर्ट डीलिंग विद सिविल केसेस, अ कोर्ट डीलिंग विद इंटरनेशनल लॉ, अ कोर्ट डीलिंग विद क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, या फिर अ कोर्ट डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। सो यहाँ पे आप मुझे बताओ सेशन कोर्ट का क्या मतलब होता है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स पढ़ाए थे, वहाँ पे आपको मैंने हायरार्की भी पढ़ाई हुई थी। सो सेशन कोर्ट क्या होता है? इट इज़ अ कोर्ट दैट डील्स विद क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जहाँ पे जो जज बैठता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज ही होता है, बट जब वो क्रिमिनल केसेस को देखता है उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं? उस टाइम हम इसको सेशन जज बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जजेस, द पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन। सो करेक्ट आंसर रहेगा द प्रोसेस ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू एंड द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। नाउ आप मुझे बताओ, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाली डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी हाई चांसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में दी थी? उस केस का नाम आप मुझे बताओ विद डेट इन द कमेंट सेक्शन। आपके लिए इतना सा होमवर्क है, सो आप में से जितने भी सीरियस एस्पायरेंट यहाँ तक देख रहे हो, ज़रूर डेट बताना कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता है स्टिल आप गूगल सर्च कर लो, गूगल सर्च के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इतना सा होमवर्क मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ तक वीडियो जिस एस्पायरेंट ने भी देखी है, आप कितने सीरियस हो, ये चीज़ आप मुझे इस आंसर के थ्रू बता सकते हो। व्हाट डज डीमरर मीन? डीमरर का क्या मतलब होता है? अ टाइप ऑफ विटनेस, एन ऑब्जेक्शन दैट एन ओपोनेंट्स पॉइंट इज इररिलेवेंट और इनवैलिड, अ लीगल डिस्कशन, या फिर अ रिटन स्टेटमेंट। सो डीमरर का क्या मतलब होता है? इट इज़ एन ऑब्जेक्शन दैट एन ओपोनेंट्स पॉइंट इज इररिलेवेंट या फिर इनवैलिड। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन? द इनिशियल क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय अ पार्टी हु कॉल्ड देम, द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय द अपोजिंग पार्टी, द जजमेंट इंस्ट्रक्शंस टू द जूरी, या फिर द क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट इन अ ट्रायल। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस बाय अपोजिंग पार्टी। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो एक गोविंदा की मूवी है आई थिंक, वो जिसमें उस विलन ने किसी को जलाया होता है, बट क्योंकि वो बहुत बड़ा वकील बनना चाहता है तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में झूठ केसेस लड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करता है, वो क्वेश्चन करता है अपोजिंग पार्टी को कि भाई अगर ये सामने इसको जला रहा था, किसी लड़की या फिर किसी इंसान को जला रहा था, तो इन्हें इसको बचाया क्यों नहीं, ठीक है। तो वो अपोजिट पार्टी को क्वेश्चन कर रहा होता था, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज हंग जूरी? हंग जूरी का क्या मतलब होता है? अ jury that reaches a unanimous decision, a jury that cannot reach a verdict, a jury that is dismissed before the trial ends, या फिर none of these. So hung jury is a jury that cannot reach a verdict, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज सेंटेंसिंग? सेंटेंसिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग जूरी, द स्टेज ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल वेयर द जजेस डिटरमाइंस द पनिशमेंट फॉर द कन्विक्टेड डिफेंडेंट, द इनिशियल फिलिंग ऑफ लॉ सूट, या फिर द प्रोसेस ऑफ अपीलिंग अ कोर्ट डिसीजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्विक्टेड मैंने डिफेंडेंट लिखा है, बट यहाँ पे अक्यूज भी आ सकता है। बेस्ट टर्म यहाँ पे एक्यूज ही रहेगी, तो ऐसे मत बोलना आपने ऊपर बोला वहाँ पे एक्यूज बोला था, यहाँ पे आपने डिफेंडेंट क्यों लिखा हुआ, इतना सा चलता है, ठीक है। बट अगर मैंने आपको बोला मोर स्पेसिफिक टर्म कौन सी है, तो वो एक्यूज है फिर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हम किसी पर्सन को जो क्रिमिनल लॉसूट जिसके अगेंस्ट फिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूज, डिफेंडेंट। अगर दोनों आता है तो फिर आप वहाँ पे एक्यूज चूज करोगे, मैंने इसलिए आपको वहाँ पे बता दिया है। सो इट इज़ अ स्टेज ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल वेयर जजेस डिटरमाइन द पनिशमेंट फॉर द कन्विक्टेड डिफेंडेंट, ठीक है। क्योंकि अब प्रूव हो चुका है कि ये जो गलती है, ये जो क्राइम है इसी ने किया हुआ है, अब उस पर सेंटेंस दे दिया जाएगा कि इसको 7 साल के लिए जेल डाल दो, 8 साल के लिए डाल दो, जो भी उसने गलती की होगी उसका जो भी वो बनता होगा, ठीक है, पनिशमेंट उसकी जो भी बनती होगी। व्हाट डज प्रो बोनो मीन? प्रो बोनो का क्या मतलब होता है? ऑन बिहाफ ऑफ, अगेंस्ट द लॉ, इन एग्रीमेंट, या फिर फॉर पब्लिक गुड, लीगल वर्क डन विदाउट चार्ज। तो प्रो बोनो का मतलब होता है फॉर पब्लिक गुड, लीगल वर्क डन विदाउट चार्ज, जैसे कि नालसा, सालसा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे भी है डालसा वगैरह, वो सब क्या है? वो प्रो बोनो के लिए ही है, ठीक है। लीगल वर्क करना किसी चार्ज के बिना। स्पेशली यहाँ पे एम होता है कि जो भी डाउन ट्रोडन लोग हैं सोसाइटी के, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लीगल फीस, उनको फ्री लीगल वो क्या बोले हम, लीगल जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं फ्री में दी जाएँ, वो सर्विसेज उनको लीगली फ्री दी जाएँ, ठीक है। व्हाट डज एक्स पार्टी मीन? एक्स पार्टी का क्या मतलब होता है? सो ऑप्शंस आर ऑन बिहाफ ऑफ बोथ पार्टी, ऑन बिहाफ ऑफ ओनली वन पार्टी, विद प्रेजुडाइस, या फिर विदाउट प्रेजुडाइस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन, कहाँ पे है? ऑप्शन सेकंड, ऑन बिहाफ ऑफ ओनली वन पार्टी। व्हाट डज रिमांड मीन? रिमांड का मतलब टू सेंड अ केस बैक टू अ लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन
टू प्रोनाउंस अ सेंटेंस, टू रीच अ वर्डिक्ट, या फिर टू रीच अ डिफेंडेंट फ्रॉम कस्टडी। टू रिलीज होगा यहाँ पे, ठीक है। टू रिलीज अ डिफेंडेंट फ्रॉम कस्टडी, टू सेंड अ केस बैक टू अ लोअर कोर्ट फॉर फर्दर एक्शन इज नोन एज रिमांड। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। सो वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। डिवीजन बेंच क्या होता है? अ बेंच ऑफ 2 जजेस इज नोन एज डिवीजन बेंच। फुल बेंच होता है, अ बेंच ऑफ 3 जजेस इज नोन एज फुल बेंच। अ बेंच ऑफ 5 और मोर जजेस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। नीचे आएगा अ बेंच ऑफ 5 और मोर जजेस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अभी तक जो सबसे बड़ा बेंच बैठा है वो कौन सा था? वो था केशवानंदा भारती केस। कब हुआ था? 1973। कितने जजेस बेंच बैठा था यहाँ पे? 17 जजेस बेंच, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, आप ये पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो ऑर्डर इज अ डायरेक्शन गिवन बाय अ कोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ प्रोसीडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। इट इज़ अ डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट, कैन बी इंटरिम, टेम्परेरी या फिर फाइनल। स्टे ऑर्डर क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम तक आप किसी चीज़ की प्रोसीडिंग को रोक सकते हो, मतलब उसको सस्पेंड कर देना, उसको हम बोलते हैं स्टे ऑर्डर। रिवीजन क्या होता है? अ रिक्वेस्ट मेड टू अ हायर कोर्ट टू एग्जामिन द लीगैलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ अ डिसीजन मेड बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवीजन, ठीक है। सो बस कर दें या फिर कंटिन्यू करें? चलो कंटिन्यू ही करते हैं, क्यों लाना है सेकंड पार्ट, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन जाएगी, बट चलो एक ही वीडियो में आपका सारा कवर हो जाएगा। सो मेहनत तो चल रही है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, इतना से तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली भी 40 मिनट्स हो गए मुझे बोलते हुए। अभी और आज हमारा 76 क्वेश्चन रहेगा। द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाई, किसने एस्टेब्लिश किया था? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या फिर महाराजा हरि सिंह। तो फटाफट से आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाई महाराजा हरि सिंह। कब एस्टेब्लिश किया गया था? इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 मार्च 1928। हु वाज या फिर वर द फर्स्ट प्यून जजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट्स। सो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के फर्स्ट प्यून जज कौन थे? लाला बोदरा साहनी, खान साहिब आगा सईद हुसैन, लाला कंवर सेन या फिर ओनली 1 एंड 2। सो करेक्ट आंसर रहेगा ओनली 1 एंड 2, ठीक है। ओनली 1 एंड 2 अपने नाम पढ़ लेने हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के कौन थे? अब्दुल कयूम, खान साहिब आगा सईद हुसैन, अली मोहम्मद मागरे, नन ऑफ दीज। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया फर्स्ट प्यून जज कौन थे, तो उनका नाम था खान साहिब आगा सईद हुसैन। अगर हम बात करें फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, तो फिर आंसर रहेगा अब्दुल कयूम, ऑप्शन फर्स्ट। हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? चीफ जस्टिस, एक्चुअली नॉट जज बट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन थे? कंवर सेन, अब्दुल कयूम, जानकी नाथ वजीर या फिर एन कोटेश्वर सिंह। सो आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज जानकी नाथ वजीर। इनकी टर्म ऑफ ऑफिस कितना था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1948 से लेके 1967, कम से कम यहाँ पे 19+ ईयर्स था यहाँ पे, ठीक है। टू बी प्रिसाइज 19+ ईयर्स, ठीक है। चलो, द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैज़ डैश प्रिंसिपल विंग्स, या फिर बेंचेस भी इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं। कितने प्रिंसिपल बेंचेस हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट हैज़ 2 प्रिंसिपल बेंचेस, एक बैठता है जम्मू में, एक बैठता है श्रीनगर में, ठीक है। चलो, कब से कब तक बैठते हैं वो आपको बताइए, यहाँ पे देख लेना। व्हाट इज़ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? सैंक्शन स्ट्रेंथ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की कितनी है? तो देखो, अब से पहले 17 थी, अब ये कितनी हो चुकी है? अब ये 25 हो चुकी है। इसमें 19 परमानेंट जजेस और 6 एडिशनल जजेस इसमें होंगे, ठीक है। तो अब कितने हैं टोटल? अब हैं 25। ये वाला अब आपने नहीं पढ़ना है, वैसे ये वाला पहले था, बट अब करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 नहीं, अब ऑप्शन 3 रहेगा, ठीक है। 25 जजेस अब हो चुके हैं, ठीक। चलो, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 37th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? काफ़ी इजी क्वेश्चन और आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन। एन कोटेश्वर सिंह, ताशीर अबस्तान, बिरजोर दलाल या फिर कंवर सेन। करेक्ट आंसर रहेगा 37th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हाई कोर्ट इज ताशीर अबस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83rd। हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? फर्स्ट वुमेन जज कौन थी? जस्टिस गीता सिंधु शर्मा, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस लीला सेठ या फिर जस्टिस अना चांडी। सो करेक्ट आंसर विल बी जस्टिस सिंधु शर्मा वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। जस्टिस गीता मित्तल कौन थी? तो शी वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एक्चुअली ही वाज नॉट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बट चलो इनको लिख मानते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा महरचंद महाजन। नेक्स्ट है यहाँ पे, द प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ? किन के टाइम पे ये वाला जुडिशियल सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट हुआ था? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह या फिर महाराजा प्रताप सिंह। सो करेक्ट आंसर इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सेकंड, महाराजा गुलाब सिंह। और यहाँ पे महाराजा वाज द चीफ अदालत, उस टाइम पे एक्सरसाइज बोथ
ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिसडिक्शन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है, एपेलेट जुरिसडिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल होता है जब आप फर्स्ट इंस्टेंस में ही केस इनके पास लाते हो। एपेलेट होता है जब आप बाय वे ऑफ अपील केस इनके पास लाते हो, उसको बोलते हैं एपेलेट जुरिसडिक्शन। अदालतुल सद्र चीफ कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड एट जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अदालतुल सद्र किन के रेन में एस्टेब्लिश हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में? महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या फिर महाराजा हरि सिंह। सो आंसर विल बी महाराजा रणबीर सिंह। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदालतुल ओलिया वर एस्टेब्लिश्ड इन। अदालतुल ओलिया को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1866, 1872, 1877 या फिर 1891। आंसर विल बी 1877। सो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी हिस्ट्री है, इसको तो आपने पढ़ना ही है। वन वाज द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिफाइंड एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अथॉरिटी। इससे पहले आपको पता होगा जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अथॉरिटी थी वो महाराजा खुद हुआ करते थे, बट अब पावर किसको दे दी गई? अब ये पावर हाई कोर्ट को दे दी गई। ये कब दे दी गई? 1906, 1912, 1916 या फिर 1922। आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, दैट इज 1912। When was letters patent granted to Jammu and Kashmir High Court by महाराजा हरि सिंह? लेटर्स पेटेंट कब ग्रांट कर दिया गया? 10 सितंबर 1943, 12 जून 1941, 21 मार्च 1933 या फिर नन ऑफ दीज। सो द आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज 10 सितंबर 1943। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पोजेस नो जुरिसडिक्शनल पावर। इसमें से कौन से केसेस में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शनल पावर नहीं होती? डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर साइड। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेना कौन कौन से। तो मैंने आपको बताया जितने भी फेडरल केसेस होते हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन किसकी होती है? वो जुरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पे हाई कोर्ट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नीचे और भी क्वेश्चंस हैं, बट आपको अब आवाज़ से पता चल रहा होगा काफ़ी गला बैठ चुका है, मैं 45 मिनट्स तक कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। और आई होप आपके यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। 90 क्वेश्चन हमने किए हैं। आई होप आपका यहाँ पे 82 to 84 स्कोर होगा मिनिमम। क्या आपका स्कोर रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप इसकी PDF चाहते हो 6006893955 आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको PDF मिल जाएगी। जितने भी हमारी PDFs हैं, चाहे कोर्ट रिलेटेड टर्म्स हैं, करंट अफेयर्स सब जम्मू एंड कश्मीर है, या फिर इसके अलावा जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं सारी PDFs आपको RS99 में मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चाहता तो मैं था कि वीडियो को पूरा कवर कर दूँ, ठीक है, जितने भी हमने MCQs किए हुए हैं, बट ये वीडियो अभी 30-40 मिनट की और खींच जाती, और आपको पता होगा, आवाज़ से आपको पता चल चुका होगा, अब गला बैठ चुका है, ठीक है। तो चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को 10 बजे। और हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, देखो अगर आपने करंट अफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ने हैं, मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले अपलोड कर दिए हैं। पूरा हमने पिछले 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स वहाँ पे 100 MCQs किए हुए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो जाके आप वो वाली वीडियो भी एक्सेस कर सकते हो। लेटेस्ट वीडियो है, वीडियो सेक्शन में जाओ या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जाओ, या फिर वीडियो सेक्शन में ही जाओ, 3-4 वीडियोस पीछे जाओ और आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। और हमारा मॉक टेस्ट होगा आज शाम को 10 बजे, सभी आ जाना। वीडियो कैसी लगी आप ये चीज़ भी ज़रूर बता सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।